चैप्टर 13 के पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। चैप्टर 13 का पार्ट 2, कम बीमा कवरेज की समस्या। फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम में परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं और अन्य अपरिहार्य जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। नाबार्ड के अनुसार 10% कृषक परिवारों के पास फसल बीमा है, जबकि 2% के पास पशुधन बीमा है। नाबार्ड के अनुसार 10% कृषक परिवारों के पास फसल बीमा है, जबकि 2% के पास पशुधन बीमा है। इससे जुड़ी मुख्य समस्याएं हैं। नंबर 1, बीमा के बारे में जागरूकता की कमी। बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान में देरी, प्रीमियम की लागत अधिक है। चौथा है, सभी प्रकार के जोखिम को कवर नहीं किया गया है। सरकारी प्रयास। पीएम फसल बीमा योजना। सरकारी प्रयास में पीएम फसल बीमा योजना शुरुआत 2016 केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्रीय प्रायोजित योजना, इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उनकी आय को स्थिर करना है। ये योजना बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक जोखिम कवरेज प्रदान करती है। इसमें अधिसूचित खाद्यान्न, तिलहन और बागवानी फसलें उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान शामिल हैं। किसान के द्वारा प्रीमियम का भुगतान। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2%। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2%। रबी फसलों के लिए 1.5%। रबी फसलों के लिए 1.5%। बागवानी उत्पादों के लिए 5%। बागवानी उत्पादों के लिए 5% भुगतान। खरीफ 2%, रबी 1.5%, बागवानी 5%। शेष प्रीमियम का खर्च राज्य और केंद्र द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। ये योजना क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर यानी मुआवजा तय करने के लिए ग्राम पंचायत जैसे पूरे इकाई क्षेत्र की औसत उपज को ध्यान में रखा जाता है, न कि व्यक्तिगत किसान की उपज। प्रौद्योगिकी के उपयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उदाहरण, किसानों को दावों के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल कटाई के डेटा को कैप्चर और अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग किया जा रहा है। नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष FIAT फिएट की स्थापना की गई। नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष फिएट की स्थापना की गई। फिएट के अंतर्गत तकनीकी पहल। नंबर 1, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उपज अनुमान प्रणाली। यस टेक उपज अनुमान के लिए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उपज अनुमान प्रणाली यस-टेक उपज अनुमान के लिए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, मौसम सूचना एवं नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स WINDS डेटा सिस्टम। इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र AWS और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षमापी ARG स्थापित करना है। मौसम सूचना एवं नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स, इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र AWS और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षामापी ARG स्थापित करना है। किसानों की कमाई की समस्या। चूंकि लगभग 45% आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए किसानों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण SAS के अनुसार 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 10,218 रुपये थी। कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण SAS के अनुसार 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 10,218 रुपये थी। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं। कुछ राज्यों में औसत आय लगभग 30,000 रुपये है, जैसे मेघालय व पंजाब में, जबकि कुछ राज्यों में ये 5,000 रुपये से भी कम है, जैसे झारखंड और ओडिशा में 5,000 रुपये से भी कम है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास है। नंबर 1, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। शुरुआत 24 फरवरी 2019 में केंद्रीय क्षेत्र योजना है। किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी कृषि योग्य भूमि धारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये ये राशि प्राप्त किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 3 समान किस्तों में सीधे स्थानांतरित की जाती है। राजस्थान में इसकी राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 3,000 रुपये अतिरिक्त भी दिए जाते हैं। राजस्थान में इसकी राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 3,000 रुपये अतिरिक्त हैं। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, कुसुम योजना अभी कहते हैं, शॉर्ट नाम कुसुम योजना और पूरा नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। शुभारंभ 8 मार्च 2019 से 31 मार्च 2026 तक। शुभारंभ 8 मार्च 2019 से 31 मार्च 2026 तक। उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। योजना के मुख्य घटक हैं, 3 घटक हैं, जिनमें नंबर 1, कृषि भूमि पर सौर पंप गलत लिखा हुआ है, सौर ऊर्जा संयंत्र है। कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र। किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि पर छोटे और ऊर्जा संयंत्र 2 मेगावाट तक स्थापित कर सकते हैं और ग्रिड को बिजली भेज सकते हैं। किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि पर छोटे ऊर्जा संयंत्र 2 मेगावाट तक स्थापित कर सकते हैं और ग्रिड को बिजली भेज सकते हैं। नंबर 1 है कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र। दूसरा बी है किसानों के लिए सौर पंप। किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप लगाने हेतु वित्तीय सहायता सब्सिडी मिलती है। सी है नंबर 3, सी ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण। मौजूदा विद्युत पंपों को सौर पैनलों से जोड़ा जा सकता है, जिससे किसान बिजली के बिलों में बचत कर सकते हैं और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली भी प्रदान कर सकते हैं। 3 घटक हो गए। नंबर ए है कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र, बी है किसानों के लिए सौर पंप, सी है ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत। इस योजना का लक्ष्य 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को लक्षित करना है। इस योजना का लक्ष्य 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को लक्षित करना है।
इसका उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई और भंडारण में सुधार करना, ऋण की सुलभता सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य ध्यान कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर होगा। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के आधार पर 100 जिलों की पहचान की गई है। कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता, कम ऋण वितरण, कम फसल तीव्रता और कम उत्पादकता के आधार पर 100 जिलों की पहचान की गई है। हालांकि प्रत्येक राज्य से कम एक जिले का चयन किया जाना है। ये योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करती है। जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। जिला स्तरीय योजनाएं जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से तैयार की जाएगी। डिजिटल डैशबोर्ड, किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली पारदर्शिता, पहुंच और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित है। किसान मानधन योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2019। केंद्रीय क्षेत्र योजना मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। किसान 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच ये एक पेंशन योजना है। किसानों का अंशदान 18 वर्ष की आयु में जुड़ने पर न्यूनतम 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु में जुड़ने पर न्यूनतम 200 रुपये होंगे। अंशदान सरकार द्वारा समान अंशदान न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 60 वर्ष पूरे होने पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन। 3000 रुपये की मासिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन व्यक्ति की मृत्यु होने पर पेंशन का 50% 1500 रुपये जीवन साथी को दिया जाएगा। पेंशन निधि का प्रबंध जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार के द्वारा किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद की जाती है। यदि बाजार में कीमतें कम हैं, किसानों के पास यह विकल्प है कि वे अपने उत्पाद सरकार को बेच सकते हैं, परंतु ये एक प्रशासकीय गारंटी है, कानूनी गारंटी नहीं है। ये एक न्यूनतम मूल्य है, अर्थात सरकार MSP से अधिक मूल्य पर खरीद कर सकती है, परंतु कम मूल्य पर खरीद नहीं कर सकती है। MSP के उद्देश्य तथा लाभ। किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है, किसानों को आय की सुरक्षा मिलती है, कृषि के पैटर्न को प्रभावित किया जा सकता है, PDS के तंत्र को संचालित करने में मदद मिलती है। MSP की घोषणा आर्थिक मामलात की कैबिनेट समिति के द्वारा की जाती है। इसकी सिफारिश CACP के द्वारा की जाती है। कुल 23 फसलें के लिए MSP घोषित की जाती हैं, जिसमें अनाज 7 अनाज, तिलहन 7, दलहन 5 और वाणिज्यिक फसलें 4 हैं। 23 फसलों के लिए MSP घोषित की जाती है, जिसमें अनाज 7, तिलहन 7, दलहन 5 और वाणिज्यिक फसलें 4 हैं। MSP की फसलें 23 हैं, जिनमें अनाज 7 धान चावल गेहूं जौ मक्का रागी ज्वार बाजरा। तिलहन 7 है, मूंगफली सोयाबीन सूरजमुखी, तिल राम तिल सरसों कुसुम मूंगफली सोयाबीन सूरजमुखी। और 5 दलहन है, चना अरहर तूर, इसे तूर भी कहते हैं, अरहर तूर मूंग उड़द और मसूर उड़द मूंग अरहर चना। 5 दलहन। और वाणिज्यिक फसलें 4 हैं, कपास गन्ना कोबरा या खोबरा, पटसन कोबरा गन्ना कपास। वाणिज्यिक फसलें 4। गन्ने की MSP को FRP कहा जाता है। फेयर रिमेनरेटिव प्राइस। गन्ने की खरीद चीनी मिलों के द्वारा की जाती है। गन्ने की MSP को FRP कहा जाता है, फेयर रिमेनरेटिव प्राइस। MSP की गणना करने के लिए CACP के द्वारा निम्नलिखित उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 A2 कॉस्ट लागत। कृषि आगतों इनपुट की कुल लागत, जैसे गैर पारिवारिक श्रम मजदूरी, दूसरे की भूमि पर किराया, बीज उर्वरक सिंचाई मशीन आदि का खर्च। A2 कॉस्ट लागत में आता है कृषि आगतों इनपुट की लागत, जैसे गैर पारिवारिक श्रम मजदूरी, दूसरों की भूमि पर किराया, बीज उर्वरक सिंचाई मशीन आदि का खर्च। दूसरा है A2+FL कॉस्ट। A2 लागत में पारिवारिक श्रम की लागत को जोड़ दिया जाता है। तीसरा है C2 कॉस्ट। A2+FL प्लस स्वयं की भूमि पर किराया प्लस स्वयं की पूंजी पर ब्याज। C2 कॉस्ट है A2+FL प्लस स्वयं की भूमि पर किराया प्लस स्वयं की पूंजी पर ब्याज। नोट, MSP सदैव C2 कॉस्ट से अधिक होती है। चौथा है C3 कॉस्ट बराबर C2 प्लस प्रबंधकीय लागत कोष्टक C2 का 10%। C3 कॉस्ट बराबर C2 प्लस प्रबंधकीय लागत कोष्टक C2 का 10%। C3 वो MSP का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। 2007 में MS स्वामीनाथन आयोग ने यह सिफारिश की कि MSP को C2 का 1.5 गुना किया जाना चाहिए। 2018 में सरकार ने इस सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया तथा MSP को A2+FL लागत का 1.5 गुना कर दिया गया। 2007 में MS स्वामीनाथन आयोग ने यह सिफारिश की कि MSP को C2 का 1.5 गुना किया जाना चाहिए और 2018 में सरकार ने इस सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया तथा MSP को A2+FL लागत का 1.5 गुना कर दिया गया। लागत के अतिरिक्त MSP की गणना में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
नंबर 1 मांग और आपूर्ति। नंबर 2 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का ट्रेंड। तीसरा अन्य फसलों की कीमतें। चौथा उपभोक्ता पर प्रभाव। और पांचवा कृषि और गैर कृषि व्यापार शर्तें। लागत के अतिरिक्त एमएसपी की गणना में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का ट्रेंड, अन्य फसलों की कीमतें, उपभोक्ता पर प्रभाव, कृषि और गैर कृषि व्यापार शर्तें। एमएसपी की चुनौतियां। नंबर 1 एमएसपी की चुनौतियां। नंबर 1 एमएसपी का लाभ कुछ किसानों तथा कुछ राज्यों तक ही सीमित है। शांता कुमार समिति के अनुसार मात्र 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। दूसरा एमएसपी का तंत्र कुछ फसलों के लिए ही प्रभावित रूप से कार्य करता है, जैसे गेहूं, गन्ना, चावल। तीसरा है फसल उत्पादन का पैटर्न असंतुलित हो गया है। उत्पादन कुछ फसलों की ओर ही झुका हुआ है और गन्ने, गेहूं, चावल पर अत्यधिक जोर के कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है किसानों की बार बार यह मांग रहती है कि एमएसपी को एक कानूनी गारंटी बना दिया जाना चाहिए। इसके लाभ तथा चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। पीएम आशा इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। शुरुआत वर्ष 2018। नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। शुरुआत वर्ष 2018। उद्देश्य किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी प्रदान करना। किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी प्रदान करना और किसानों की आय दोगुनी करना। पुराने घटक मूल्य समर्थन योजना, मूल्य सभी भुगतान योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। मूल्य समर्थन योजना, मूल्य सभी भुगतान योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। नए घटक हैं एकीकृत प्रधानमंत्री आशा योजना के 4 घटक हैं। नए घटक एकीकृत प्रधानमंत्री आशा योजना के 4 घटक हैं। नंबर 1 मूल्य समर्थन योजना। दूसरा मूल्य स्थिरीकरण कोष। नंबर 3 मूल्य कमी भुगतान योजना, भावांतर योजना। नंबर 4 बाजार हस्तक्षेप योजना। नंबर 1 मूल्य समर्थन योजना पीएसएस, प्राइस सपोर्ट स्कीम दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए तब लागू की जाती है जब इन फसलों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आ जाता है। मूल्य समर्थन योजना दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए तब लागू की जाती है जब इन फसलों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आ जाता है। केंद्रीय नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नेफेड, एनएफईडी नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड जिसे नेफेड, और भारतीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एनसीसीएफ भारतीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और नोडल एजेंसियों के द्वारा एमएसपी पर खरीद की जाती है। नोडल एजेंसियों के द्वारा एमएसपी पर खरीद की जाती है। केंद्रीय नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और भारतीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एनसीसीएफ। दूसरी मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड पीएसएफ उपभोक्ता मामलात के विभाग के द्वारा प्रबंधित दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखता है। उपभोक्ता मामलात विभाग के द्वारा प्रबंधित दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखता है। कीमत स्थिर करने और उपभोक्ता की रक्षा के लिए आपूर्ति को बनाए रखा जाता है। दूसरा मूल्य स्थिरीकरण कोष में उपभोक्ता मामलात के विभाग के द्वारा प्रबंधित होता है। दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखता है। कीमत स्थिर करने और उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए आपूर्ति को बनाए रखा जाता है। तीसरा मूल्य कमी भुगतान योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम पीडीपीएस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। किसान उपज को खुले बाजार में बेचते हैं। किसान उपज को खुले बाजार में बेचते हैं। यदि कीमत एमएसपी से कम है तो सरकार अंतर की भरपाई करती है। उदाहरण भावांतर योजना। नंबर 14 है बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एमआईएस। टमाटर, प्याज और आलू आदि जैसी नाशवान और बागवानी फसलों के लिए जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू नहीं है और बाजार मूल्यों में कम से कम 10% की कमी हो गई है, कीमत गिरने पर खरीद मुआवजा किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है। बाजार हस्तक्षेप योजना किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है। दलहन व तिलहन में आत्मनिर्भरता की समस्या, दलहन व तिलहन में आत्मनिर्भरता की समस्या। भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर है। कृषि उत्पादन गेहूं और चावल की ओर झुका हुआ है, परंतु दलहन व तिलहन के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। आयातों पर निर्भरता अधिक है, जिसके कारण इस पर विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है। सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन एनएमईओ तिलहन। घोषणा बजट 2022-23 में घोषणा हुई। बजट 2022-23 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन एनएमईओ। लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर गुणंतर 0.7 मिलियन टन करना। लक्ष्य है 2030-31 तक तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर गुणंतर 0.7 मिलियन टन करना। अवधि 7 वर्ष। बजट 10,103 करोड़ रुपए, बजट 10,103 करोड़ रुपए। यह प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यह प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। किसानों को उच्च उपज वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। चावल और आलू की प्रतिभूमि को लक्षित करके तिलहन खेती के क्षेत्र का विस्तार, अंतर फसल को बढ़ावा देना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। दूसरी है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल एनएमईओपी, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल 2021 में शुरू किया गया। इस योजना को पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाने के लिए 2021 में शुरू और 2018 में तिलहन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम के अंतर्गत लाया गया। 2018 में तिलहन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम के अंतर्गत लाया गया। तीसरी दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन, दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित। अवधि 6 वर्ष। बजट आवंटन मिशन के लिए
11,440 करोड़ रुपए आवंटित। बजट आवंटन मिशन के लिए 11,440 करोड़ रुपए आवंटित। NAFED NAFED भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेफ्ड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और NCCF भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ किसानों से दालें खरीदेंगे और मूल्य संवर्धन योजना के तहत। नेफ्ड NAFED भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और NCCF भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ किसानों से दालें खरीदेंगे मूल्य संवर्धन योजना के तहत। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित। लक्षित फसलें तुअर, अरहर, उड़द, मसूर। तुअर, अरहर, उड़द, मसूर। लक्षित फसलें तुअर, अरहर, उड़द, मसूर। कृषि में तकनीक का कम प्रयोग। कृषि में तकनीक का कम प्रयोग। सरकारी प्रयास। नंबर 1 डिजिटल कृषि मिशन DAM डिजिटल कृषि मिशन। स्वीकृत तिथि 2 सितंबर 2024। 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन स्वीकृत तिथि। बजट 2,817 करोड़ रुपए। 2,817 करोड़ रुपए। 2,817 करोड़ रुपए बजट। इसका प्राथमिक लक्ष्य कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। मिशन के मुख्य स्तंभ है। यह मिशन 3 प्रमुख डिजिटल आधारों पर टिका है। नंबर 1 एग्रीस्टेक किसान की पहचान। एग्रीस्टेक किसान की पहचान यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करता है। किसान ID आधार कार्ड की तरह यह भूमि रिकॉर्ड, पशुधन और लाभों को जोड़ेगा। लक्ष्य 2027 तक 11 करोड़ किसानों के लिए ID बनाना है। 2027 तक 11 करोड़ किसानों के लिए ID बनाना है। 3 घटक किसान रजिस्ट्री किसानों का डिजिटल डेटा बेस। किसानों का डिजिटल डेटाबेस किसान रजिस्ट्री। भू संदर्भित ग्राम मानचित्र। भू संदर्भित ग्राम मानचित्र भूमि को मानचित्रों से जोड़ना। भूमि को मानचित्रों से जोड़ना। भू संदर्भित ग्राम मानचित्र। फसल पंजीकरण वास्तविक समय में उगाई जा रही फसलों का डेटा। वास्तविक समय में उगाई जा रही फसलों का डेटा। फसल पंजीकरण। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली जो रिमोट सेंसिंग डेटा को एकीकृत करती है। एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली जो रिमोट सेंसिंग डेटा को एकीकृत करती है। ये आपदा राहत और फसल निगरानी में सहायता के लिए फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों पर एकीकृत जानकारी प्रदान करती हैं। मुद्रा प्रोफाइल मानचित्रण। मुद्रा प्रोफाइल मानचित्रण किसानों को उर्वरक की सही मात्रा का उपयोग करने में सहायता के लिए मुद्रा गुणवत्ता के डिजिटल मानचित्र तैयार करना। किसानों को उर्वरक की सही मात्रा का उपयोग करने में सहायता के लिए मुद्रा गुणवत्ता के डिजिटल मानचित्र तैयार करना। मुद्रा प्रोफाइल मानचित्रण कहलाता है। चैप्टर समाप्त।